रात के 10 बजे बज चुके थे। नीलगिरी का छोटा सा रेलवे स्टेशन अपनी बदहाली पर रोता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। यह स्टेशन आधुनिकता की चकाचौंध से कोसों दूर घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच फंसा एक ऐसा टापू था जहां समय ठहर गया था। सोमेश जैसे ही ट्रेन के पुराने जंग लगे पायदान से नीचे उतरा, उसके जूतों की गूंज खाली प्लेटफॉर्म पर किसी मातम की तरह सुनाई दी। स्टेशन एकदम सुनसान और वीरान पड़ा था। दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। सोमेश को तुरंत एक अजीब सी ठिठुरन भरी ठंडक का एहसास हुआ। ये वह ठंड नहीं थी जो मौसम की वजह से हो, बल्कि ऐसी ठंड थी जो हड्डियों के भीतर तक धंस जाती है। उसके एक हाथ में पुराना सा झोला था जिसमें उसकी पूरी दुनिया सिमटी हुई थी और चेहरे पर लंबी यात्रा की थकान साफ दिख रही थी। स्टेशन की पीली लाइटें रह रहकर भभक रही थीं, जैसे वे भी किसी अदृश्य खौफ से कांप रही हों। उसने स्टेशन से बाहर कदम रखा और आसमान की तरफ देखा। देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। आसमान साधारण काला नहीं था, बल्कि उसमें गहरा बैंगनी और लाल रंग घुला हुआ था। बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे कोई विशालकाय आसमानी शिकारी कोड़े बरसा रहा हो, जिससे आसमान दो टुकड़ों में फट जाएगा। बादलों का शोर इतना तेज था कि कान फटे जा रहे थे, मानो हजारों भूखे शेर एक साथ दहाड़ रहे हों। ए हरिवंश भी ना हद करता है। बोला था स्टेशन लेने आऊंगा, पर यहाँ तो परिंदा भी नहीं दिख रहा। फोन भी नहीं लग रहा इस जंगल में। सिग्नल का एक खंभा तक नहीं है। और ये मौसम, हे भगवान, ऐसा लग रहा है आज प्रलय आने वाली है। अगर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई तो मैं इस अंधेरे में कहाँ जाऊंगा? कोई सिर छुपाने की जगह भी तो नहीं दिख रही। चलते चलते सोमेश को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि सन्नाटे में उसके जूतों की छप छप की आवाज के साथ साथ किसी और के पैरों की भारी आहट भी आ रही है। वह रुका तो वह आवाज भी रुक गई। उसने चलना शुरू किया तो फिर से वही भारी कदमों की छाप सुनाई दी। उसे लगा जैसे उसके ठीक पीछे पीछे कोई लंबा साए जैसा साया चल रहा है। उसने झटके से अपनी गर्दन घुमाई और पीछे मुड़कर देखा। वहां सिवाय झाड़ियों की काली परछाइयों के और कुछ नहीं था, जो हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा हो। उसने एक लंबी कांपती हुई सांस ली और खुद को दिलासा देते हुए बोला, अरे सोमेश, डर मत। ये तेरा वहम है। अकेलेपन और थकान की वजह से दिमाग खेल खेल रहा है। वैसे इधर कहीं एक चाय की टपरी भी तो थी, वो कहाँ चली गई? अगर इस वक्त एक प्याली गर्म चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। दिमाग की नसें भी खुलती और डर भी भागता। वह थोड़ा और आगे बढ़ा। मोड़ काटते ही उसे कुछ दूरी पर एक मध्यम पीली सी रोशनी चमकती दिखी। उसने आंखें सिकोड़कर गौर से देखा तो सामने वही पुरानी जर्जर चाय की टपरी थी। वहां एक पुरानी लालटेन जल रही थी। उसकी धुंधली रोशनी में दो तीन लोग धुंधले से बैठे दिखाई दे रहे थे। सोमेश की नज़र जब टपरी के पास पड़ी तो उसकी जान में जान आई। वहां उसका पुराना दोस्त हरिवंश भी बेंच पर सिर झुकाए बैठा था। हरिवंश अपनी पुरानी दीमक लगी लकड़ी की बेंच पर बैठा कुछ गहरा सोच रहा था। उसकी मुद्रा ऐसी थी जैसे वह किसी गहरे सदमे में हो। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सोमेश पर पड़ी, वह मानो किसी बिजली के झटके से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर राहत तो थी, पर आंखों में एक अजीब सी घबराहट और उलझन का भाव तैर रहा था। अरे सुमेश भाई, तू आ गया। मैं तो कब से परेशान था। सच कहूं तो मैं तुझे लेने स्टेशन ही गया था, पर तू वहां मुझे दिखा ही नहीं। मैंने पूरा प्लेटफॉर्म छान मारा, यहाँ तक कि स्टेशन मास्टर के उस टूटे हुए कैबिन के पास भी चक्कर लगाए, जहां अब कोई नहीं बैठता। मुझे लगा शायद तूने आखिरी वक्त पर प्लान बदल दिया और तू आया ही नहीं। मैं निराश होकर वापस लौट रहा था। नहीं हरिवंश, ये मेरी ही गलती है। ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला था और वो काफ़ी दूर आउटर पर रुकी थी। मैं पिछले कोच में था, इसीलिए उतरकर पैदल आने में देर हो गई। मुझे तुझे पहले ही साफ साफ बता देना चाहिए था कि मेरा कोच पीछे है। खैर, अब छोड़ उन बातों को। किस्मत अच्छी थी जो तू यहाँ इस टपरी पर मिल गया। पर भाई, ये जगह, ये टपरी कुछ ज़्यादा ही खंडहर नहीं लग रही? इसकी दीवारें तो मानो मिट्टी में मिल रही हैं। सोमेश ने चारों ओर देखा। टपरी की हालत दयनीय थी। खंभों पर दीमक के गहरे निशान थे। छत से प्लास्टिक की फटी हुई काली बोरियां लटक रही थीं, जो हवा में फड़फड़ा रही थीं।
टपरी के पीछे घना जंगल था जहां से उल्लुओं के रोने की आवाज़ें आ रही थी। तभी अचानक पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली एक घटना हुई। आसमान के सीने को चीरती हुई एक बहुत जोर की नीली बिजली कड़की। धड़ाम। आवाज़ इतनी भयानक थी कि टपरी की छत कांप गई। देखते ही देखते ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई कि एक हाथ की दूरी पर देखना असंभव हो गया। लो भाई, जिसकी कमी थी वो भी शुरू हो गई। अब इस तूफान में हम घर कैसे पहुंचेंगे? यहाँ की मिट्टी काली और चिकनी है। आधा किलोमीटर चलते ही ये कच्चा रास्ता कीचड़ के ऐसे दलदल में बदल जाएगा जिसमें इंसान धंस जाए तो निकल ना सके। तभी पास बैठे दीनानाथ काका, जो अब तक चुपचाप चाय पी रहे थे, भारी आवाज में बोले, बच्चों, अभी घर जाने की जिद मत करो। ये आसमानी बिजली और ये बारिश साधारण नहीं है। इसे हमारे पूर्वज काल बरखा कहते थे। ये मौसम जान लेने वाला है। आज आसमान से पानी नहीं, कयामत बरस रही है। थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। जब ये कहर थम जाएगा तब चले जाना। आओ, यहाँ बेंच पर बैठो। यहाँ आग की थोड़ी गर्माहट है। अरे काका, क्या बात कर रहे हो? मेरा दोस्त शहर से आया है, बेचारा सफर से थक गया है, और आप इसे यहाँ इस टूटी फूटी टपरी पर बैठने को बोल रहे हैं। यहाँ तो हवा भी सीने में किसी ठंडे तीर की तरह चुभ रही है। हमें निकलना चाहिए। पर बेटा, जाएगा कैसे? बाहर देख, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। ये रास्ता धोखेबाज है। कब कहाँ गड्ढा आ जाए और कब कोई सदियों पुराना पेड़ गिर जाए, कोई नहीं जानता। और इस अंधेरे में कुछ चीजें ऐसी भी जागती हैं जो उजाले से डरती हैं। जंगल की रूहें आज भूखी हैं। हाँ हरिवंश, काका सही कह रहे हैं। इस तूफान में बाहर जाना आत्महत्या जैसा होगा। वैसे भी इस टपरी की चाय की महक बहुत सौंधी है, जैसे मिट्टी में बरसों से बसी हो। यहीं रुकते हैं, शायद चाय पीकर शरीर में कुछ गर्मी आ जाए। ठीक है काका, हम रुक तो रहे हैं, पर यहाँ का सन्नाटा बहुत डरावना है। ऊपर से ये बादलों की चीखें। अब काका, माहौल ऐसा जम गया है तो अपनी कोई सच्ची घटना सुनाओ। सुना है आपने इस नीलगिरी के जंगलों में बहुत कुछ देखा है जो हम जैसे शहर वालों की समझ से परे हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों इस काली रात में काल का बुलावा सुनना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी वो कहानी सुनाता हूँ जिसे याद करके 40 साल बाद आज भी मेरी रूह कांप उठती है और मेरा खून जम जाता है। बेटा, बात करीब 40 साल पुरानी है। तब ये रेलवे स्टेशन नया नया बना था और आसपास का इलाका आज से 10 गुना ज्यादा घना और खौफनाक था। सड़कों के नाम पर सिर्फ पगडंडियां थीं। मुझे अपने बचपन के लंगोटिया यार भानु प्रताप से मिलने उसके गांव जाना था। खबर मिली थी कि उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और वो शायद सुबह का सूरज ना देख पाए। उन दिनों बसें तो छोड़ो, रात में बैलगाड़ी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। काका ने विस्तार से बताया कि कैसे उस रात में बिल्कुल ऐसा ही मनहूस मौसम था। हवाएं रो रही थीं। उन्होंने जैसे तैसे एक बैलगाड़ी का इंतज़ाम किया। ड्राइवर का नाम बलदेव था, जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। पर उस रात वह भी पीला पड़ा हुआ था। वह बार बार पीछे मुड़कर शून्य में देख रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज़ उसका पीछा कर रही हो। उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा था, जबकि बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थीं। बाबूजी, आप देख रहे हैं, बैल बार बार अपनी जगह पर रुक रहे हैं और रंभा रहे हैं। जानवरों को आने वाले खतरे की गंध पहले आ जाती है। ये बादल साधारण नहीं है बाबूजी, ये प्रेत गर्जना है। आज रात कोई ऐसी रूह जागी है जिसकी प्यास दशकों पुरानी है। आज रात कोई बड़ी आफत आने वाली है। डरा मत बलदेव, बस ये जंगल का 2 किलोमीटर का हिस्सा पार कर दे, फिर तो गांव की सीमा की रोशनी दिखने लगेगी। भानु प्रताप मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे वहां पहुंचना ही होगा। रास्ते के दोनों ओर खड़े विशालकाय बरगद और पीपल के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई लंबे हाथ फैलाए राक्षस रास्ता रोके खड़े हों। तभी बलदेव ने अचानक बैलों को रोक दिया। बाबूजी, माफ करना, पर अब मुझसे और नहीं होगा। आगे जो वो पुराना आधा जला हुआ पीपल का पेड़ है, उसके पार मैं कभी नहीं जाता। मेरी माँ ने मरते वक्त कसम दी थी कि उस पेड़ की छाया भी पार मत करना। मेरी बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। आप ये जो सीधा रास्ता देख रहे हैं, बस इसे पकड़ लीजिए। अगर आपकी किस्मत और कर्म अच्छे रहे तो आप आधे घंटे में गांव पहुंच जाएंगे। ये क्या पागलपन है बलदेव? बीच घने जंगल में इस तूफान में मुझे अकेला छोड़ रहा है? मैं तुझे दुगने क्या तिगुने पैसे दूंगा, बस गांव की सीमा तक छोड़ दे।
अकेला मैं इस अंधेरे में कैसे जाऊंगा? बाबूजी, पैसे मुर्दों के काम नहीं आते और ना ही रूहों को रिश्वत दी जा सकती है। मुझे अपनी जान प्यारी है। आप भी लौट चलिए मेरे साथ, वरना आगे जो मिलेगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। वो खड़ा है वहाँ। काका उस वीराने में अकेले रह गए। उन्होंने बताया कि कैसे उस रात हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि कोई उनके ठीक कान के पास आकर ठंडी सांसें भर रहा है, पर दोस्ती का फर्ज बड़ा था। काका लाठी टेकते हुए आगे बढ़ते रहे। भूख, प्यास और डर से उनका दम निकल रहा था। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से एक धुंधली लाल रोशनी दिखी। हे भगवान, शायद तूने मेरी सुन ली। शायद कोई चाय की दुकान है। अगर थोड़ा सहारा और एक प्याली गर्म पानी भी मिल जाए तो ये काली रात कट जाएगी। काका जैसे ही उस रोशनी की ओर बढ़े, उन्हें झाड़ियों के पार एक छोटी सी टपरी दिखाई दी। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, उन्हें एक अजीब सा कृत्रिम सुकून महसूस हुआ, लेकिन साथ ही रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन भी हुई। टपरी बहुत पुरानी थी, उसके लकड़ी के तख्ते गल चुके थे, लेकिन वहां रखी लालटेन असामान्य रूप से तेज और स्थिर जल रही थी, जबकि बाहर भयंकर तूफान था। जैसे ही काका ने टपरी की दहलीज पर कदम रखा, चाय वाला, जिसका चेहरा आग की परछाइयों में कभी काला तो कभी पीला लग रहा था, बोल पड़ा। आइए दीनानाथ बाबू, हम जानते थे आप जरूर आएंगे। रास्ते में बलदेव ने साथ छोड़ दिया ना। बहुत लंबी और थका देने वाली यात्रा रही है आपकी। बैठिए, इस आग की गर्मी का आनंद लीजिए। काका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने उस चाय वाले को कभी नहीं देखा था, फिर उसने उनका नाम कैसे जाना? उन्होंने सोचा कि शायद इस छोटे इलाके में बातें जल्दी फैलती हैं। चाय वाले की आंखें बिल्कुल स्थिर और कांच जैसी थीं, जिनमें आग का प्रतिबिंब तो था, पर जीवन की कोई चमक नहीं। भाई, एक कड़क चाय पिला दो। बड़ी मुसीबत और मौत के मुंह से बचकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। जैसे ही काका ने चाय का गिलास हाथ में लिया, वे चौंक गए। गिलास बाहर से बर्फ जैसा ठंडा था, इतना ठंडा कि उनकी उंगलियां सुन्न होने लगीं। तभी वहां बैठे उन दो लोगों में से पहला आदमी बोला, बाबूजी, इस रास्ते पर जो भी आता है वो अक्सर खुद को खो देता है। आप खुशकिस्मत हैं जो हमारे मेहमान बने। पर क्या आप जानते हैं कि आज की रात कितनी खास है? आज अमावस की छाया और काल बरखा एक साथ मिले हैं। खास? भाई, ये तो मुझे नरक के द्वार जैसी लग रही है। मैं तो बस अपने बीमार दोस्त के पास सही सलामत पहुंचना चाहता हूँ। दोस्त तो यादों के धुएं में रह जाते हैं बाबूजी। असली साथी तो वे हैं जो इस मिट्टी के नीचे जड़ों के बीच सो रहे हैं। आपको डर नहीं लगता? इतनी रात, ये शमशान जैसा सन्नाटा और हम चार अजनबी। डर कैसा? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। और मेरी माँ कहती थी कि जिसका मन साफ हो उसे भूत प्रेत क्या, खुद यमराज भी कुछ नहीं कह सकते। आशीर्वाद की उम्र छोटी होती है बाबूजी, लेकिन श्राप सदियों तक पीछा करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि इस टपरी के ठीक पीछे जो पुराना कुआं है, उसमें से हर अमावस्या को उन लोगों के रोने की आवाजें आती हैं जो प्यासे मर गए थे? छोड़ो भी इन डरावनी बातों को। बाबूजी हमारे मेहमान हैं। बाबूजी, आपको पता है, कुछ लोग मरने के बाद भी अपनी पसंदीदा जगह, अपनी अधूरी चाहत नहीं छोड़ते। उन्हें बस एक ऐसा साथी चाहिए होता है जो उनके साथ बैठकर उनकी खामोशी को बांट सके। काका को अब धीरे धीरे एहसास होने लगा कुछ बहुत गलत है। उन्होंने नीचे जमीन की ओर देखा। लालटेन की रोशनी में उनकी खुद की लंबी परछाई बन रही थी, पर उन तीनों की कोई छाया जमीन पर नहीं थी। वे पारदर्शी नहीं थे, पर उनकी मौजूदगी रोशनी के नियमों को चुनौती दे रही थी। तभी आसमान में ऐसी बिजली कड़की जैसी उन्होंने अपने 70 साल के जीवन में कभी नहीं देखी थी। पूरा जंगल एक सेकंड के लिए दिन की तरह सफ़ेद हो गया, और उस सफ़ेद रोशनी में जो उन्होंने देखा, उसने उनका दिमाग सुन्न कर दिया। उन तीनों के चेहरे मांस के नहीं थे। रोशनी पड़ते ही उनके चेहरे पिघल गए, और वहाँ सिर्फ पीले पड़ चुके हड्डियों के ढांचे थे। उनकी आंखों के गड्ढों में नीली आग जल रही थी। बाबूजी, आप जानना चाहते हैं ना कि हम यहाँ क्यों हैं? ठीक 2 साल पहले इसी रात हम तीनों यहाँ इसी बेंच पर बैठे अपने सुनहरे भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। हम शहर जाकर काम करना चाहते थे।
तभी वो काल बिजली आई। उसने हमें संभलने या चीखने का एक मौका भी नहीं दिया। हमारी देह तो इसी टपरी के साथ जलकर राख हो गई। पर हमारी चाय पीने की और अपनों से बात करने की प्यास आज भी अधूरी है। हमें बस कोई ऐसा जीवित इंसान चाहिए था जो हमारे साथ बैठकर एक आखिरी बार चाय पी सके, जो हमें ये एहसास दिला सके कि हम कभी जिंदा थे। आज आपने हमारी वो सदियों पुरानी इच्छा पूरी कर दी दीनानाथ बाबू। काका पागलों की तरह जंगल में भागे। कंटीली झाड़ियां उनके मांस को चीर रही थीं। कपड़े तार तार हो गए थे, पर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हजारों हाथ उनकी धोती खींच रहे हैं। कहानी खत्म होते ही टपरी पर एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सोमेश के माथे पर पसीना आ गया था। तभी अचानक सोमेश की नज़र उस चाय वाले पर पड़ी जो अभी अभी अंधेरे कोने से निकलकर उनके लिए चाय के 2 नए प्याले लाया था। हरिवंश, क्या तुमने गौर किया? इस चाय वाले के हाथ ये वैसे ही जलने के निशान हैं जैसे काका बता रहे थे। हरिवंश ने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाकर चाय वाले के चेहरे की ओर देखा, चाय वाला अपनी जगह पर जम गया। उसने अपनी फटी हुई और जली हुई होठों वाली मुस्कान सोमेश की ओर फेंकी और ठंडी रूहानी आवाज में बोला, बाबूजी, बातें बहुत हो गई, चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। और रही बात बारिश की, तो बारिश तो अब शुरू हुई है।